देखिएगा मेरे बच्चा, तुम्हारा 11th वाली पोएम चल रही थी। सबसे पहले मैंने 11th वाली आपको पोएम पढ़ाई, उसके बाद मैंने उसका सेंट्रल आइडिया बताया। अब मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन कैसे करें। पहले एक्सप्लेनेशन करने का तरीका समझ लीजिएगा। 2 पैसेज आते हैं इसमें, मात्र 2 पैसेज आएंगे। 2 में से एक ही पैसेज आएगा, जाहिर सी बात 2 पैसेज हैं इस पूरी पोएम में। जो भी पैसेज आपका आए, ठीक है, तो पहले आप 2 शब्द लिखें, उसके शुरू के 2 शब्द, शुरू के 2 शब्द लिखिएगा, डैश 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 लगाइएगा इस तरह से। ठीक, ब्लैक पेन से काम करेंगे सारा ही। हर बात के 2 शब्द लिखिएगा, ठीक, शुरू के 2 शब्द और बात के 2 शब्द। ये संकेत हो गया, जो हिंदी में बोलते हैं संकेत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंट्स, HINTS। इंग्लिश में इसको हिंट्स बोला जाता है, ठीक है, और हिंदी में इसको संकेत बोला जाता है। आपने इतना कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई नहीं, ठीक है। हिंदी के हिसाब से हम चल रहे हैं। जब आपको वो पूरा आपको काव्य या गद्य आपको मिल चुका है, तो उसके बाद आप लिखते हैं संदर्भ लिखते हैं ना, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ से ली गई हैं, दी गई हैं, अवतरित हैं, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से भी यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में रेफरेंस। क्या लिखते हैं? रेफरेंस। पहले मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, लेकिन जितनी भी वीडियो बनेंगी हर बार मैं आपको रेफरेंस लिखना सिखाऊंगा। ध्यान रखो, अलग वीडियो में अलग रेफरेंस लिखना सिखाया जाएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट अलग है, उसका कंसेप्ट अलग है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है, पुरानी वीडियो ना देखी हो तो ये वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ चीज़ पक्की हो रही है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 मिनट लगता है, लेकिन वो चीज़ हमारी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, और हमारी जो कमियां हैं उसमें वो भी सुधर कर आती हैं। और मैं देखता हूँ, चाहे मैं 50 बार बता दूँ, चाहे 100 बार बता दूँ, लेकिन जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ करते रहते हैं बच्चे। तो इसलिए हो सकता है वो बार देखें इस बात को, हर बार वीडियो देखें, हर बार अलग अलग वीडियो देखें, अलग अलग वीडियो देखने का मतलब ये अलग अलग पोएम के वीडियो देखें। तो जब रेफरेंस सिखाया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाए किस तरह से रेफरेंस लिखा जाता है, ठीक है। तो रेफरेंस में हम तो शुरू में क्या लिखते हैं? शुरू में हम लिखते हैं दीज लाइन्स, THESE, दीज होता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, these lines have been taken from the poem Element is composed by PV शेल, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, क्लियर है। और ब्लैक पेन से लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया। ब्लैक पेन से लिखने के बाद इस तरह से आप इसकी सेंटर लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। दिस लाइन ना लिखें, फिर बता रहा हूँ, THIES ना करें, THIS ना करें, और लाइन्स में S लगाएं, क्लियर है। ये छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं। अब इतने में कोई दिक्कत हो बताओ, फिर बता दे रहा हूँ। पहले आप संकेत लिखेंगे, संकेत में आपको यही है, शुरू के 2 शब्द, बाद के 2 शब्द, बीच में डैश 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 पॉइंट 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 ब्लैक पेन से, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, सही है। और हिंट्स लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये लिखना जरूरी होता है, 2 शब्द और बाद के 2 शब्द। इसमें ये नहीं पता चल पाता है एग्जामिनर को या हमको भी चेक करते हैं टेस्ट में, रिपोर्ट में, कौन सी आपने की है, उसके बाद ही ये शुरू करें। उसके बाद आपका रेफरेंस लिखा जाता है, एक लाइन छोड़ने वाला रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस का मतलब होता है आपका संदर्भ, ठीक है। तो रेफरेंस में होता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, सॉरी फ्रॉम द पोएम एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय PV शेल। पोएम है इसलिए कंपोज चल रहा है, पोएम है इसलिए कंपोज चल रहा है। पोएम ना होती और प्रोज का होता तो यहाँ पे रिटर्न चलता, ठीक है। तो क्या चलता? रिटर्न, WRITTEN, WRITTEN रिटर्न चलता।
यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, रेफरेंस लिखने के बाद ये ब्लैक पेन से लिखा जाता है, ये ब्लैक पेन से लिखा जाता है। जब हम लिख देते हैं एक लाइन छोड़ते हैं, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। जो प्रसंग होता है, प्रसंग का मतलब जो उसके अंदर प्रस्तावना है, ये जैसे जो हमने उसको पढ़ा, उसको पढ़ने का किस बारे में वो बता रहा है, किसकी व्याख्या कर रहा है, क्या है उसका तथ्य, क्या है उसका वेद, वो प्रसंग होता है। तो इसमें बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लिख रहा है, जो सेंट्रलाइट लिख रहा है, इसको हम बाद में बात करेंगे, आप इस पर गौर ना करें फिलहाल। जिसने पढ़ रखा है अच्छी तरह से उसको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा एक बार, भले आपको पता है, एलिमेंट जो पोयम है, सही है, आपकी जो पोयम है एलिमेंट, वो पीवी सेले ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? पीवी सेले ने। एलिमेंट जो पोयम लिखी गई है वो पीवी सेले के द्वारा लिखी गई है। सही है, क्यों लिखी इन्होंने ये पोयम? उनका एक दोस्त था, ठीक है, उनका दोस्त था, साथ साथ रहे, साथ साथ पढ़े, ठीक है, समय बीतता चला गया, जवान बचपन निकल गया, युवावस्था निकल गई, जवानी जिसको बोलते हैं वो निकल गई, प्रौढ़ावस्था निकल गई, अब लास्ट में बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने के बाद उनका जो दोस्त था वह मर गया। ठीक है, काय के कारण मर गया? बुढ़ापे के कारण मर गया, यानी उम्र हो गई थी उसकी मरने की, इसलिए मर गया, इसलिए स्वर्गवास उसका हो गया। उसको देख करके कवि को बहुत दुख हुआ, कवि को यानी कि पीवी सेले को बहुत दुख हुआ कि माय जो फ्रेंड था हैज गॉन नाउ, मेरा दोस्त अब जा चुका है, मेरा दोस्त जा चुका है, नहीं, मेरे दोस्त की मृत्यु हो चुकी है। जब मेरे दोस्त की मृत्यु हो चुकी है, मेरा दोस्त अब जीवित नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा भी अंतिम समय आ चुका है। वो कहता है, या सोचता है, जब मेरा जो दोस्त जा चुका है, मेरा दोस्त की मृत्यु हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि मेरा भी मृत्यु का समय अब आ चुका है। ईश्वर से, ऊपर वाले की तरफ से या कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। परंतु यहाँ पर जो है पीवी सेले जो है नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब ये है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। पीवी सेले जो है ईश्वर में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। अब जाहिर सी बात, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे तो क्लियर है कि ये जो है पीवी सेले यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर एक माध्यम है, सही है, ईश्वर एक माध्यम है हमारे दुख और सुख को, सही है, एक्सप्रेस करने का। मतलब हम अपने दुख, जब हमें दुख होता है तो हम अपने दुख के ईश्वर पर ब्लेम लगाते हैं कि हमें दुख हो गया, ऐसा करा हुआ, ऐसा करो, या हमें किसी सुख की कामना होती है तो हम उन पर अपना प्रत्यारोपण करते हैं कि मतलब या प्रत्यारोपण करते हैं या उनसे अर्चना करते हैं या आवेदन करते हैं कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो ईश्वर एक माध्यम है हमारे जो है मन की संतुष्टि का, और वही ईश्वर पर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे मन में जो है सोर एंड डिजेक्शन हावी हो जाएंगे, यानी दुख और उदासी का हमारे जीवन में घेर कर देगी और हम हमेशा क्या में रहेंगे? उदासी रहेंगे। तो वही यही कारण था, जब इसको ईश्वर में विश्वास नहीं था, नास्तिक था, तो क्या हो गया? बहुत उदास रहने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा, और उस उदासी को व्यक्त करने के लिए उसने इस पोएम को लिखा, एलिमेंट। सही, एलिमेंट उसने जब लिखा, एलिमेंट का मतलब दुख या विलाप, जब उन्होंने पीवी सेले ने इस पोएम को लिखा, और अपना जो पूरा व्याख्यान है, पूरी पोएम का जो व्याख्यान है, वो अपनी पूरी पोएम का व्याख्यान इसने दिया। उसने कहा कि मेरे जो है हाथ अब कांपने लगे हैं, सही है, हाथ मेरे अब कांपने लगे हैं, मैं कोई सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, या नहीं हो पाता हूँ, मेरे पैरों में कंपन होने लगता है, मेरे चढ़ती जवानी, मेरे एक समय में बहुत मेरे अंदर पावर थी, मेंटली पावर थी, फिजिकल पावर थी, वो सब जा चुकी है। ऋतुएं आती हैं, तो ये ऑल द सीजन हैज कम, सभी सीजन आ चुके हैं, आते रहते हैं, लेकिन मैं उनका एंजॉयमेंट अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बुढ़ापा आ चुका है, तो ये मेरा अंतिम समय आ चुका है, और मुझे ऊपर वाले की तरफ से ये कभी भी बुलावा आ सकता है। ठीक है, तो मुझे कभी भी बुलावा आ सकता है, इस तरह की बातें वो सोचता है और इस तरह की बातें वो कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ पहले। अब तो बेसिक बातें बताई गई हैं, ठीक है, बेसिक बातें, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ और बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो, तो अब हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो कॉन्टेक्स्ट की बात करने के लिए अब हम प्रश्न पर आ चुके थे।
यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया था, रेफरेंस समझ में आ चुका था। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग, प्रसंग का अब जाहिर सी बात है, हमने आपको पूरा जो है ये समझाया, पूरा आपको सेंट्रल आइडिया हमने आपको बता दिया, पूरे पोएम में केंद्रीय भाग आपको बता दिया है। तो आप एक बात अपने मन में खुद ही तर्क कीजिएगा, खुद ही सोचिएगा, अपने मन में एक कल्पना कीजिएगा कि जाहिर सी बात है जो पोएम है किस तरह की पोएम है, एक दुख भरी पोएम है ना।